नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने इसराइल में तबाही मचा दी है। बॉर्डर्स के साथ तमाम शहर खाली करवा लिए गए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह इसराइल के हर शहर पर हमला कर रही है और जो इसराइली फौज है वो खामोश है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो इसका जवाब किस तरह से दे। और अलबत्ता ये खबरें जरूर सामने आई हैं कि मजीद फौज अब इसराइल ने बॉर्डर्स की तरफ रवाना कर दी है। इसके साथ साथ रशिया पूरी तरह से मदद कर रहा है, चाहे वो हथियारों के जरिए मदद हो या फिर वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो, जो कि जंग में सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है। और अब रशिया ने कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा कदम उठाया है और इनका असल प्लान क्या था वो भी उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ शेयर किया है। वो क्या है वो आपको बताएंगे। और इलोन मस्क सामने आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ी चीज सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से यूरोप सिविल वॉर की तरह बढ़ रहा है। ये जो गजा की जंग है ये सिर्फ छोटे इलाके में जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि ये यूरोप को भी अपनी लिपेट में ले चुकी है और वहां पर सिविल वॉर का खतरा पैदा हो गया है। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से रोज बरोज हमले बढ़ाए और इस वक्त जंग जो है वो एक बड़े स्केल पर वहां छिड़ चुकी है। चाहे कोई उनकी एयरबेस हो, चाहे उनका कोई बंदरगाह हो, जहां उनकी फौजी सेटलमेंट्स हो, उनकी फौजी पोजीशंस हो, एक एक चीज को निशाना बनाया जा रहा है। और गलीली से लेकर हाइफा तक जो तकरीबन 200 किलोमीटर शायद बनते होंगे, इन पूरे एरिया पर हिजबुल्लाह की जानिब से वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ हमले किए जा रहे हैं। अभी एक तो यह है कि हिजबुल्लाह की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर स्पाई ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और वो वहां से सर्विलेंस और जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, जो कि हिजबुल्लाह के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं ये रशिया की तरफ से भी फराम किए गए हैं और खास तौर पर ईरान की तरफ से फराम किए गए हैं, क्योंकि ईरान जो है वो ड्रोन्स में सुपर पावर समझा जाता है। यूक्रेन में भी जो रशिया को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है वो ईरानी ड्रोन से मिली है। इसके अलावा जो बड़े अहम हमले हुए हैं सारी तफसीलात आपको बताता हूं। एक जो पहला बड़ा हमला हुआ वो उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हुआ। एक ट्रक आ रहा था जिसमें फौजी भी थे और बाकी जो सामान चाहिए था यानी लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट थी उसको डायरेक्ट निशाना बनाया गया और बड़ा एक्यूरेसी के साथ उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है जो कि बहुत वायरल है। और वो जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ रही थी उसको इन्होंने निशाना बनाया। फिर जो तमाम शहर हैं बॉर्डर्स के साथ साथ, यानी 130 किलोमीटर का बॉर्डर है और इसराइली मीडिया के मुताबिक वो तमाम जो रिहायशी हैं वो उनको खाली करवा लिया गया है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक हमारे ये जो तमाम शहर हैं ये घोस्ट टाउन बन चुके हैं। घोस्ट टाउन उसको कहते हैं कि जो उजड़ जाए और जहां से जिसके मकीन शिफ्ट हो जाएं और ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल वीरान हो चुका है, कभी ये आबाद था बिल्कुल वीरान है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे ये जो शहर हैं 130 किलोमीटर पर फैले हुए जहां लाखों उनके शहरी आबाद थे, वो कह रहे हैं कि अब वो घोस्ट टाउन बन चुके हैं क्योंकि हमले इतने हो रहे हैं कि अब उनको वहां से शिफ्ट करना पड़ गया है। फिर इसराइली मीडिया के मुताबिक उनकी फौजी पोजीशंस पर एंटी टैंक मिसाइल फायर किए गए जिससे बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा सीरीज ऑफ हैवी मिसाइल टुवर्ड क्रियोत एंड नॉर्दर्न सेटलमेंट्स, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में नॉर्दर्न सेटलमेंट्स और क्रियोत का जो इलाका है उसकी तरफ मिसाइल फायर किए गए। अब ये वैरायटी ऑफ वेपन्स हैं, कहीं पर वो एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रहे हैं, कहीं पर ड्रोन्स भेज रहे हैं, कहीं पर गाइडेड मिसाइल भेज रहे हैं, कहीं पर सरफेस टू एयर मिसाइल भेज रहे हैं। तो इतने उनके पास हथियार हैं और इसराइली मीडिया खुद कहता है कि अभी तक जितने हथियार सामने आए हैं वो हिजबुल्लाह की 10% पावर है, 90% अभी इससे पीछे है। इसके अलावा बुरकान मिसाइल दोबारा इस्तेमाल किया गया है और 500 kg एक्सप्लोसिव के साथ उन्होंने अल दाहिरा बेस जो है उसको निशाना बनाया है और इसराइली मीडिया के मुताबिक वहां पर बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। इसके अलावा एक इन्होंने ATGM फायर की थी जो कि स्पाई डिवाइसेस लगी हुई थी इसराइल की बॉर्डर्स के साथ साथ, और ये जो स्पाई डिवाइसेस हैं ये बहुत ज्यादा उड़ा चुकी है हिजबुल्लाह और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। तो एक वीडियो उन्होंने जारी की जिसमें ATGM फायर की गई उन स्पाई डिवाइसेस पर और ये बताया गया कि ये जो फायर हुआ है उसने जाकर निशाना बनाया है, ये सबसे बेहतरीन निशाना है जो कि अब तक रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि ये एक तरह से रिकॉर्ड है कि इतने फासले से ATGM फायर किया जाए और वो 100% एक्यूरेसी के साथ जाकर निशाना बनाया। तो ये रिकॉर्ड पर आ गया, ये जो रिकॉर्ड है इससे पहले ये नहीं देखा गया। फिर ईरानी कमांडर का अहम तरीन बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और जो गजा की मज़ामती तहरीक है वो बिल्कुल गुड पोजीशन में है, बिल्कुल यानी डोमिनेट कर रही है और हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक वो पूरी तरह से हावी हैं, ये ईरानी कमांडर कह रहे हैं। फिर क्या हुआ है कि जो हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से इनके जो सारे टाउन्स हैं मैक्सिमम में से बिजली कट ऑफ हो गई है क्योंकि इनके जो पावर स्टेशंस हैं, जो पावर की सप्लाईज हैं उनको निशाना बनाया गया है और अब बॉर्डर के साथ साथ जो एरियाज हैं वो अंधेरे में डूब चुके हैं क्योंकि वहां से बिजली कट ऑफ हो गई है। फिर ये NBC की जो कि सबसे एक बड़ा इदारा समझा जाता है उसकी रिपोर्ट देखिए, उसके मुताबिक कि हिजबुल्लाह हर सूरत में वॉर को ज्वाइन करेगी अगर गजा की जंग नहीं रुकती। अगर इसराइल इसी तरह से पेशकदमी जारी रखता है और ये जंग इसी तरह से वो जारी रखता है, रोकता नहीं है, तो हिजबुल्लाह 100 नहीं 1000%
100% इस जंग को ज्वाइन करेगी और एक बड़े लेवल पर वो कर भी चुके हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर को वो हर सूरत ज्वाइन करेंगे अगर इसराइल रुकता नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है कि इनका जो आयरन डोम है वो इतने हमले हो रहे हैं कि वो उसमें डिफेक्ट आ गया और उसके जो खुद अपने मिसाइल हैं वो अपने ही शहरों पर गिर रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया बॉर्डर्स के साथ पेश आया जिसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो उन्हीं के एरिया में जाकर गिरा और अपने ही एरियाज को उसने नुकसान पहुंचाया। तो ये पहली बार हुआ है कि आयरन डोम में इतना बड़ा फेलियर सामने आया, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े हमले नहीं किए गए थे, ऐसे मिसाइल और ऐसे रॉकेट्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। जो मज़ामती तहरीक रॉकेट्स इस्तेमाल करती थी वो शॉर्ट रेंज के थे और यानी क्वांटिटी उनकी बहुत कम होती थी, 10 फायर कर दिए, 20 कर दिए, लेकिन यहां पर तो सैकड़ों फायर किए जा रहे हैं। और जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था उसमें 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे। तो अब ये इस आयरन डोम का फेलियर सामने आया कि जब ज्यादा रॉकेट्स आते हैं तादाद में तो फिर वो सामना नहीं कर पाता है। अब इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से हिजबुल्लाह की जानिब से, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इस्राएली फौज मुकम्मल तौर पर खामोश है, वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। थोड़ी बहुत झड़पें डेफिनेटली जारी हैं, लेकिन जिस लेवल का हिजबुल्लाह अटैक कर रही है उस लेवल का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ये उनकी कोई पॉलिसी है, कोई स्ट्रेटजी है, यूएस का प्रेशर है जो कि हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता, ये उनका प्रेशर है या क्या मामला है। लेकिन धमकियां लगाने में ये पूरी तरह से लगे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि वी विल अटैक हिजबुल्लाह बाय ग्राउंड, ये उनके एक ऑफिसर ने कहा। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2006 की जो जंग हुई थी उसमें एक बिनते जबल एक बैटल हुई थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना। इसमें 5000 इसराइली फौजी थे, उन्होंने एक गांव में घुसना था, वहां पर जाकर हमला करना था और ये 5000 थे और आगे 100 हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे। तो ये उन 100 से भी नहीं जीत सके और अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, तो 100 ने 5000 को हराया था 2006 में। तो अब तो उनकी पावर, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। फिर जो वहां के कमांडर हैं जो सारी चीजों को लीड कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को बताया है कि वी आर इन द ऑप्टिमल पोजीशन ऑफ वॉर विद हिजबुल्लाह एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग विद हिजबुल्लाह, कि हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर जब भी हमें ऑर्डर आएगा हम हमला कर देंगे। और ये खबर भी सामने आई है कि नई खेप जो है वो रवाना कर दी गई है, नई फौज, हथियार वो बॉर्डर्स की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। तो जो हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी है कि ज्यादा से ज्यादा इनको इंगेज इस बॉर्डर के साथ रखना है ताकि ये गजा पर ज्यादा वसाइल इस्तेमाल ना कर सकें, तो वो अभी तक कामयाब नजर आ रही है। लेकिन ये जो इसराइल कुछ नहीं कर पा रहा है और कोई हमले नहीं कर पा रहा है, ये उनका डर है, ये उनकी कोई स्ट्रेटजी है या अमेरिका का प्रेशर है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जरा रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया इस जंग में बिल्कुल साथ खड़ा है और शायद इस तरह से कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं खड़ा होगा, जैसे सऊदी अरब है, जैसे यूएई है, ये पीछे हट गए, लेकिन रशिया जैसा मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क, वो मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा है। एक तो वो बड़ी तादाद में हथियार दे रहे हैं हिजबुल्लाह को भी और मज़ामती तहरीक जो गजा में लड़ रही है उसको भी, और यही वजह है कि आप देखें कि 38 दिन हो गए और 38 दिनों के बावजूद जो जखीरा है वो यहाँ गजा में खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उनके सामने एक इतनी पावरफुल फौज है जिसके पास इतना असलिया है, लेकिन इनके पास, जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है, आप सोचे कि 38 दिन वो जंग लड़ रहे हैं और आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, उनको कोई सप्लाई भी नहीं जाने दे रहे, तो 38 दिनों से वो जो उनके पास पहले से जखीरा मौजूद था उसी से लड़ रहे हैं। तो ये कितनी गैर मामूली बात है और ये कई महीनों तक लड़ सकते हैं, इतना असलिया उनको रूस की जानिब से, ईरान की जानिब से दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ रशिया जो है वो आलमी महाज पर भी फलस्तीन का साथ दे रहा है और जो इंटेलिजेंस का महाज है, जो किसी भी जंग में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है, उसमें भी रशिया पेश पेश है। और अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसमें यह है कि रशिया ने बड़ा अहम तरीन प्लान जो है वो एक्सपोज किया है जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान बनाया गया था। अब बिहाइंड द क्लोज डोर ये मीटिंग हुई है और उसमें यह फैसला किया गया है और इसराइल को ऑर्डर किया गया है बाइडन की तरफ से कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द निपटाओ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो आलमी प्रेशर उन पर पड़ रहा है उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो उनके अंदर से प्रेशर पड़ रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस का है, जो अवाम का प्रेशर है उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने कहा है, और फिर जो सबसे बड़ी चीज उसकी प्रेसिडेंसी है, आगे 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और वो उसकी कैंपेन अभी से शुरू हो गई है, तो उसकी कैंपेन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और यह खतरा बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि बाइडन दोबारा से इलेक्ट नहीं हो सकेगा, जितनी मुखालफत उसकी प्रो इसराइल होने की वजह से हो चुकी है। तो अब बाइडन ने यह ऑर्डर किया कि इसको फिल फॉर समेटा जाए, इसको फिल फॉर निपटाया जाए। अब इसमें आप दिलचस्प बात ये देखिए कि खुद अमेरिकन ने एक तो इनको रोका था कि आप इस जंग में ना जाओ, दूसरा उन्होंने कैलकुलेशन की थी 8 से 9 माह की कि अगर आप बहुत कामयाब भी हुए तो 8 से 9 माह फिर भी आपको लग जाएंगे। लेकिन अब वही यूएस कह रहा है कि आप दिनों में इसको निपटाओ, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें स्टेक पर लग गई हैं, हमारा इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में, उसकी अपनी प्रेसिडेंसी वो स्टेक पर लग गई है, उनकी आलमी शोहरत स्टेक पर लग गई है। तो अब उसने ऑर्डर किया है कि इसको फिल फॉर यानी दिनों में निपटाओ, खत्म करो सारी चीजें। लेकिन अब इसमें ये दोनों मुल्क फंस गए हैं,
यानी अमेरिका जो कि हमायत की और वो पीछे भी नहीं हट सकता, दूसरा इसराइल अब वो भी पुल बैक नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि दिनों में निपटा दो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर बहुत भी जल्दी गए तो 1 साल तो इस जंग को लगना ही लगना है। तो अब ये इस जंग में कूद कर सबसे बड़ी गलती ये कर बैठे हैं कि पीछे हट नहीं सकते और आगे दिनों में जो ये चाह रहे हैं कि हम खत्म कर दें उनको, वो हो नहीं सकता। तो ये इस वक्त इन दोनों मुल्कों के लिए सबसे बड़ा मसला है। अब जरा आ जाइए इलोन मस्क के हवाले से। इलोन मस्क खुलकर सामने आए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया जो 3 बड़ी चीजें तो उन्होंने की कि ट्विटर से इंफॉर्मेशन हटाने से इनकार किया। इन पर दबाव था कि जो फलस्तीन के हक में इंफॉर्मेशन है और इसराइल के खिलाफ है उसको ट्विटर से हटा दे, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एक ट्विटर है जिसके जरिए इसराइल के सारे जो जंगी जराइम है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इलोन मस्क ने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि इसराइल गलती कर रहा है जो कुछ वो गजा में कर रहा है, क्योंकि इससे उसको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो अपने लिए ज्यादा खतरा मोल ले रहा है और उसका अपना वजूद खतरे में है। इस तरह से कि अगर आप एक को मारते हैं तो वो 10 और पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नजरिया है, ये जिद्दोजहद का आजादी का एक नजरिया है। जब आप बच्चे के सामने उसके वालिदैन को मार देंगे तो वो बच्चा क्या बनेगा? वो बच्चा उसी जिद्दोजहद के रास्ते पर चलेगा। तो आप एक को मारकर 10 और पैदा कर रहे हैं, तो ये आपको कामयाबी नहीं मिल रही, बल्कि आप अपने लिए मजीद खतरे में धंसते चले जा रहे हैं। और अब तीसरी बात जो इलोन मस्क की जानिब से बहुत बड़ी सामने आई है वो ये है कि इलोन मस्क ने दावा किया है कि यूरोप जो है वो सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक तो वहां पर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो उनमें पहले से बहुत इशू चला हुआ था, फिर ये जो जंग आई है इसने उसमें और खराबी पैदा कर दी है। यानी यूरोप में अवाम जो है वो अपनी हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और इतना प्रेशर और इतनी मुखालफत अवाम की जानिब से कभी देखी ही नहीं गई। और देखें कि इतना प्रेशर था कि ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी होम मिनिस्टर को फारिग कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसराइल के हक में एक बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको फारिग कर दिया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है और वो भी हिंदू है, दोनों इंडियंस हैं, ओरिजिन से, उसको फारिग करना पड़ गया। इतना प्रेशर है उनकी हुकूमतों पर। प्रेसिडेंट मैक्रोन को बयान देना पड़ गया। स्कॉटलैंड से उनके डिप्लोमेट को फारिग किया जा रहा है, आयरलैंड से फारिग किया जा रहा है, बेल्जियम कह रहा है कि इन पर सैंक्शंस लगाओ, स्पेन कह रहा है कि इन पर सैंक्शंस लगाओ, इनसे जो सिफारती ताल्लुकात उनको कट करो। और इसके अलावा यूरोप में इसराइल मिटाओ की तहरीकें चल पड़ी हैं जो कि 100 सालों में कभी नहीं हुआ। तो पहले उनमें अलग से इश्यूज चल रहे थे, फिर इस जंग ने जो उनमें तफरका फैलाया, जो डिवीजन फैला दिया, जो नजरियाती इख्तलाफ वहां पर अब पैदा हो गया है। तो इलोन मस्क के सारे चीज को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि जो वहां पर है सिविल वॉर का खतरा बहुत बढ़ गया है। जंगी अजीम दोम के बाद इतना एक मिसाली अमन यूरोप में आया था और उसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, उसका सिस्टम पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। लेकिन अब उसी यूरोप में आप यूरोप की ये भी तारीख याद रखें कि ये जो वहां पर अमन आया इसके पीछे बड़ी जंगें हैं, यानी 2 जो अजीम जंगें वो तो यूरोप में ही हुई हैं और इसके अलावा भी उनकी जंगों की एक लंबी तारीख है और उसके बाद जाकर कहीं अमन हुआ है। तो अब 100 साल के बाद दोबारा से वो इख्तलाफात, वो तफरके वहां पर फैलना शुरू हो गए हैं और इस जंग ने उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अब जरा जॉर्डन के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। कल भी हमने आपको जॉर्डन के हवाले से अपडेट किया था कि वहां पर मुआहदे खत्म करने के और इसराइल के खिलाफ अमली एक्शन लेने की बातें हो रही हैं और पहले भी बता चुका हूं कि इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि आज नहीं तो कल इनको जंग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बैंक से इसराइल का प्लान है कि तमाम फलस्तीनियों को जॉर्डन में धकेल दिया जाए। तो जॉर्डन को आज नहीं तो कल जंग में आना पड़ेगा और अब वहां पर बाकायदा तैयारी हो चुकी है। और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि ऑल रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड, तमाम रेड लाइन इसराइल ने अबूर कर ली हैं और व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इज वर्स, कि जो अब आगे आ रहा है वो इंतहाई बदतर है। यानी आगे बड़ी जंग की वो उस बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं गजा को मिटाने की, वेस्ट बैंक को, हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और बहुत बुरे हालात आगे आने वाले हैं। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो जंग की बात कर रहे हैं। कल उनके पार्लियामेंट में तमाम मुआहदे तोड़ने, ताल्लुकात ख़त्म करने और जंग के हवाले से पूरी तैयारी करने के वहाँ पर जो है वो सारी उन्होंने डिबेट वगैरह की और उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए और आज उस पर फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली और अब जो आगे होने वाला है वो बहुत ही बदतर है। अब जरा गजा के निहत्ते लोगों की बात कर लेते हैं। गजा में सूरत हाल वर्ष से वर्ष होती जा रही है। हर आने वाला दिन वहां पर और ज्यादा तकलीफें और ज्यादा मसाइब लेकर आ रहा है और पिछले जुमे से कम्युनिकेशन वहां पर कट ऑफ है और इस चीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ना ही हमें वहां पर कैजुअलिटीज का पता चल रहा है कि कितने और मारे गए। जो लास्ट आया था उसमें तकरीबन 12-13 हज़ार के करीब थे। तो ऑलमोस्ट 5 दिन होने वाले हैं और हमें नहीं पता कि मजीद कितने लोगों की वहां पर शहादतें हुई हैं। लेकिन जो अहम तरीन खबरें आई हैं वो ये है कि साउथ पर बमबारी की बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इससे पहले इन्होंने नॉर्थ में बहुत बमबारी की और मैक्सिमम इन्होंने वहां पर बिल्डिंग्स उड़ा के रख दी। अब वो सारे लोग इधर साउथ में पहुंचे हैं और अब इन्होंने साउथ में बमबारी को बहुत बढ़ा दिया और वहां पर बड़ी तादाद में शहादतें इस वक्त हो रही हैं। फिर जो 100 बॉडीज का मैंने आपको पहले बताया था जो कि शिफा हॉस्पिटल में पड़ी हैं, दफनाया नहीं जा पा रहा और वो डीकम्पोज होना शुरू हो गई हैं। अब ये खबर सामने आई है
कि उनको वहीं कंपाउंड में ही दफनाने का फैसला किया गया है, लेकिन वो भी मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई कवर दिया जाना चाहिए। रेड क्रिसेंट जो इंटरनेशनल एक बॉडी है और मेडिकल के हवाले सारी चीज़ों को देखती है, वो कह रहे हैं कि हमें इस हवाले से पूरा कवर मिलेगा तो ही हम जाकर इनको दफना सकेंगे। और वो बॉडीज डीकम्पोज होना शुरू हो गई हैं। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं कि दफनाया भी नहीं जा पा रहा, इतनी भी इजाज़त नहीं है कि आप अपने जो शहीद हैं उनको दफना सको। फिर जो 2000 कैंसर पेशेंट्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स सारे ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुके हैं, तो जो 2000 कैंसर पेशेंट थे वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी ज़िंदगियां खतरे में हैं और आने वाले चंद घंटों में उनके हवाले से बहुत ही कोई अफसोसनाक खबर सामने आ सकती है। फिर जो एक यूरोपियन का हॉस्पिटल था गजा में, उसमें पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। बिजली पहले शट डाउन हुई, खाना पहले ही कम था, पानी जो है यानी एक बूंद भी अब वहां पर अवेलेबल नहीं है और हजारों जख्मी वहां पर मौजूद हैं। तो उनके हवाले से भी कोई बहुत ही अफसोसनाक खबर वहां से आ सकती है। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि हम जो बच्चे हैं चाहे अल-शिफा में हो या बाकी हॉस्पिटल में हो, उनको किसी और हॉस्पिटल में यानी इजिप्ट के किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई कवर मिलना चाहिए, हमें कोई सहूलत मिलनी चाहिए। हमारे पास कोई सवारी नहीं है, फ्यूल है नहीं, तो हमें फैसिलिटेट करें, हम तैयार हैं, हम बच्चों को वहां पर मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं। एक आईसीयू में 40 बच्चों की शहादत की इतला आई, क्योंकि हॉस्पिटल जो है शट डाउन हो गया और वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी। फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी बड़ी तादाद में शहादतें वहां पर हो रही हैं। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि आप खुदा का वास्ता है किसी तरीके से कोई हेल्प करो, कोई इंटरव्यून करो और इन बच्चों को इजिप्ट में शिफ्ट करने के लिए हमारी मदद को आएँ। तो ये सारी अहम तरीन तफसीलात हैं मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।